कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग फाउंडेशन क्लासेस के अंडर जो है अपने आप में चंद राजवंश देख रहे थे। दो क्लासेस, एक आज एक नेक्स्ट क्लास जो होगी वहां पे हमारा ये जो चंद राजवंश टॉपिक है वो एंड हो जाएगा। अगर आपने इन चीज़ों को समझा और हल्का फुल्का जैसे परीक्षा आनी है या जो भी आप किताब पढ़ते हैं उसको ऊपर ऊपर ही अगर आप सरसरी निगाहों से एक बार देख लेंगे तो आपका काम चंद राजवंश से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेन क्या है, आपको इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा इतना वो नहीं करना है क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स का मिलना बहुत टफ है। ठीक है, जो मैक्सिमम चीज़ें हैं, कुछ किताबें हैं जो ये बताती कि इस समय ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो कुछ इतिहासकार उसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कई प्रकार के तर्क वितर्क होते रहते हैं, तो हमने बहुत ज़्यादा उस चीज़ की ओर फोकस नहीं करना है। ठीक है, कल मैंने आपको चंद राजवंश की टैक्स नीति के बारे में बताने से पहले कुछ शब्दावलियां बताई थी, तो आज हम क्या करते हैं, चंद राजवंश के प्रमुख टैक्स देख लेते हैं, कौन कौन से कर थे। और इसके अलावा जो मैंने बताया 36 रकम 32 कलम जो पॉलिसी थी वो किसकी, चंद राजवंश की थी। इनके कर से जो क्वेश्चन आता है, यानी चंद राजवंश के जो प्रमुख टैक्स थे, ये तो कौन सा टैक्स था, ये कहां पे लगता था, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो लिखो चंद राजवंश की कर नीति, चंद राजवंश की कर नीति यानी प्रमुख टैक्स पॉलिसी जो थी, यानी कर नीति जो थी चंद राजवंश की, किसकी, चंद की। ठीक है, वो हम देखेंगे। ठीक, अब देखो आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों की चंद राजवंश का प्रमुख सोर्स ही, यानी राज्य की आय का प्रमुख सोर्स क्या था, राजस्व था, यानी कर था, टैक्स था। ठीक है, अब सबसे पहले टैक्स कहां से लिया जाता है, आप भी देखोगे उस समय पे ऐसा तो नहीं था कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती होंगी या बड़े बड़े निगम होते होंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर होते होंगे, ऐसा तो था नहीं। बेसिकली क्या होता था, जो टैक्स लगाया जाता था वो जमीन पे लगाया जाता था, जमीन की उपज पे। ठीक है, अब अनाज के रूप में भी देते थे, कोई कोई नकद के रूप में भी देते थे, यानी रकम वगैरह मालगुजारी वगैरह देते थे। तो बेसिकली जमीन, यानी भूस्वामी कौन होता था, भूस्वामी प्रमुख जो होता था राजा, क्योंकि राजा के पास ही पावर थी कि वो किसी की जो जमीन है, जिसको मैंने खातवान बोला था, खातवान, उसको छीन के किसी दूसरे को दे दे। यानी ओवरऑल कहीं ना कहीं भूस्वामी जो होता था बच्चों, राजा भूमि का असली स्वामित्व राजा के पास होता था। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि चंद राजवंश में जमीन का वास्तविक स्वामित्व कौन होता था, तो अपने आप में राजा। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखो, जमीन का वास्तविक स्वामित्व, जमीन का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता था, ये होता था बच्चों राजा के पास। कहने का मतलब है चंद राजवंश में राजा ही जमीन का असली मालिक होता था। वो देता था किसी को, चाहे किसी भी व्यक्ति को दे, वीर सैनिकों को दे या अपने ब्राह्मणों को दे, या इस प्रकार से जो वहां के जमींदार वगैरह जो किसान हैं उनको दे। तो भूमि का वास्तविक स्वामित्व कौन होता था, राजा। ठीक है, अब मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था कल, खाईकर, खाईकर। ठीक है, खाईकर क्या होते थे बच्चों, जो अपने आप में क्या करते थे, एक प्रकार से देखा होगा आपने, ये जमीन जो थे अपने आप में क्या रखते थे। जैसे मैंने दो तीन टर्मिनोलॉजी बताई थी आपको, एक मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था इसके अंदर, थातवान, थातवान के बाद बताया था आपको मैंने खाईकर। खाईकर एक प्रकार के किसान होते थे, मैंने आपको बताया था ना, एक प्रकार से किसान होते थे, थातवान की जमीन पे जो काम करते थे, किसान होते थे खाईकर। अब ये जो टैक्स था बच्चों, ये किस रूप में देते थे, ध्यान रखना होगा आपको, अनाज या नकदी के रूप में। यानी खाईकर जो टैक्स देते थे किस रूप में देते थे, अनाज ऑब्लिक नकदी के रूप में, यानी कैश के रूप में। ठीक है, रूप में। तो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं चंद राजवंश में खाईकर कौन होते थे, किसान, या चंद राजवंश में निम्नलिखित में से खाईकरों द्वारा किस रूप में टैक्स दिया जाता था, तो अनाज या नकदी के रूप में इनके द्वारा क्या दिया जाता था बच्चों, टैक्स दिया जाता था। इसके अलावा बच्चों तीसरा मैंने एक बताया था मैंने, थातवान। थातवान होते थे भूमि के स्वामी, यानी जिसको लैंड दी जाती थी। ये किस रूप में दी जाती थी, चाहे रौत के रूप में दी जाती। देखो थातवान कौन होते थे, आपको पता होगा, जिसके पास भूस्वामित्व है, थातवान। थात मतलब जमीन, यानी जमीन का जो मालिक होता था उसको थातवान, बेसिकली इसके ब्रैकेट में लिखो जमीन का मालिक, जिसको दिया जाता था। ठीक है, जमीन का मालिक। अब जो थातवान था, क्या इसको किस रूप में थातवान दी जाती थी, यानी जो जमीन होती थी किस रूप में, या तो रौत के रूप में दी जाती थी। रौत क्या होता था, मैंने आपको बताया था, वीर सैनिकों को दी जाने वाली भूमि। ठीक है, यानी हो सकता है किसी किसी सैनिक की युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई, अपने साहस का परिचय देते हुए, तो उसके आश्रितों को दे दिया। किसी युद्ध में किसी सैनिक ने बहुत वीरतापूर्ण प्रदर्शन किया हो, उसको दे दिया। या किसी गूंठ भूमि के रूप में दे दी जाए, गूंठ भूमि भी होती थी, मैं आपको बताऊंगा, यानी जो मंदिर वगैरह के इसलिए दी जाती थी। ठीक है, या किसी विष्णु प्रीति के जिसे जमीन देता था। ठीक है, तो देखो रौत, गूंठ अथवा विष्णु प्रीति में जिसे जमीन देता था वो थातवान। थातवान किस रूप में जमीन लेता था, ये देखो रौत के रूप में भी मिलती थी इसको, ऑब्लिक गूंठ के रूप में मिलती थी, आदि कर दो। ठीक है, यानी रौत मतलब ऐसी भूमि होती थी जो वीर सैनिकों को दी जाती थी, वीर सैनिकों
को, ठीक है। और गूढ़ भूमि होते थे बच्चों जो मंदिर निर्माण के लिए जो ब्राह्मणों को दी जाती थी उसको बोलते थे गूढ़, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो थातवान जो होते थे बच्चों बेसिकली जमीन के मालिक होते थे और रौंत और गूढ़ के रूप में भी इनको जमीन क्या की जाती थी, दी जाती थी, ठीक है। इसके अलावा कैनी होते थे बच्चों जो भूदास होते थे, खेतों में काम करने वाले गुलाम होते थे। तो गुलाम यानी खेतों में काम कर रहे थे, एक प्रकार का वर्क करने का ही वो टैक्स होता था, ठीक है। कैनी कौन होते थे, एक प्रकार के गुलाम होते थे जो खेतों में काम करते थे, ठीक है। तो ये जो कैनी थे बच्चों भूदास थे जो खेत में काम करते थे, तो काम करना ही उनका क्या था, श्रम बल ही उनका क्या था, टैक्स था, ठीक है। भूदास थे और क्या करते थे, खेतों में कार्य करते थे, खेतों में कार्य, एक प्रकार का गुलाम होता था ये जो कैनी होते थे, खेतों में कार्य करते थे, भूदास होते थे, ठीक है। इस रूप में ही अपना टैक्स भी देते थे, यानी वो वर्क के रूप में अपना काम देते थे, ठीक है। रौत मैंने क्या बताया बच्चों, रौत है प्रकार का पुरस्कार, यानी बहादुरी के लिए जो जमीन दी जाती थी, रौत आप लिख लेना होगा, वीर सैनिकों को जो भूमि दी जाती थी बहादुरी के लिए, उसको बोला जाता था रौत, ठीक है। इसको ध्यान में आप लोग रखना। इसके अलावा बच्चों एक दो शब्द अभी कुमाऊं में चलते हैं, जैसे लड़के के लिए छौड़ बोलते हैं, वहां सुना होगा आपने, लड़की के लिए छोड़ी बोलते हैं। अभी जैसे कुमाऊं वगैरह के क्षेत्र में जो होंगे उनको पता होगा छौड़ छोड़ी शब्द यहाँ पे यूज होता है। तो छौड़ा जो होता था बच्चों घरेलू नौकर के लिए यूज होता था और छोड़ी जो होती थी दासी होती थी, ठीक है। लिखो चंद राजवंश में छौड़ा कौन होता था, यानी घरेलू नौकर जो घर पे काम करता था, घरेलू नौकर। और छोड़ी कौन होती थी, दासी होती थी। ये एक प्रकार की दासी, जैसे नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूं, अभी जैसे कुमाऊनी क्षेत्र में अगर आप जाओगे तो लड़के के लिए, जैसे छोटे लड़के होंगे या लड़कों के लिए छौड़ शब्द भी बोलते हैं, छोड़ी लड़की के लिए बोलते हैं, ठीक है। और पहाड़ी में जैसे कुमाऊनी भाषा में ही बोला जाता है, ये लोग हुआ करते थे। इसके अलावा बच्चों आपको मैंने बताया था कि 36 किस्म के यहाँ पे राजकर हुआ करते थे, जिसको 36 बोला गया, और 32 कलम के लिए इसमें ये फेमस है। इसमें उपज का 1/6 भाग लिया जाता था बच्चों, ठीक है। लिखो 36 किस्म के, इसमें यहाँ पे लिखो 36 किस्म के राजकर होते थे, और ये जो होता था उपज का 1/6 भाग, उपज का बेसिकली उपज का 1/6 भाग क्या करते थे, चंद राजवंश में टैक्स के रूप में लिया जाता था। जो टोटल अपने आप में उपज होगा उसका 1/6 भाग लिया जाता था। और इसके लिए गल्ला छहाड़ा शब्द भी यूज होता था, जो कि अनाज और नकद दोनों के रूप में होता था, ठीक है। जैसे इसके लिए एक शब्द और भी मिलेगा आपको, गल्ला छहाड़ा, ये दोनों रूप में होता था, एक उपज के रूप में, एक नकद के रूप में। तो अगर कभी पूछता है आपसे गल्ला छाहड़ा क्या है, ये अपने आप में एक प्रकार का जो बच्चों टैक्स है, जो देते थे, जो दिया जा रहा है वो टैक्स ही है। ये नकद के रूप में भी हो सकता था, ये उपज के रूप में भी हो सकता था। तो 36 किस्म के राजकर जो लिए जाते थे उसमें उपज का 1/6 भाग होता था, और गल्ला छाहड़ा इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो उपज के रूप में, नकद के रूप में होती थी, ठीक है। अब देखो बच्चों, चूंकि भूमि माप किस तरीके से वहां पे की जाती थी ये भी आपको पता होना चाहिए। भूमि की जो माप होती थी चंद राजवंश में, वही बच्चों नाली, ज्यूला, विसा, पालो, मसा और अधाली के रूप में यहाँ पे क्या करते थे, भूमि का माप किया जाता था, ठीक है। तो भूमि की जो माप होती थी, भूमि किस तरीके से मापी जाती थी, जैसे कितने नाली जमीन है, कितना विश्वा, अभी भी बोलते हैं ना, आपने सुना होगा। तो इनके समय में भी भूमि की माप किस तरीके से होती थी, देखो भूमि की माप, यानी जो लैंड होती थी उसको किस तरीके से माप करते थे, इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है बच्चों, लिखो नाली, ज्यूला, विसा, पालो, ठीक है। सब चंद राजवंश में क्या होता था, नाली, ज्यूला, ये सब क्या है अपने आप में भूमि नाप के तरीके होते थे, ठीक है। नाली, ज्यूला, विसा, पालो और अपने आप में मसा, ठीक है। विसा, पालो, ये सब के सब क्या है बच्चों, भूमि की माप होती थी, नाली, ज्यूला, विसा, पालो, इसके अलावा मसा और अधाली, ठीक है। मसा और अधाली, अधाली, ये क्या था अपने आप में भूमि की माप के लिए प्रयुक्त होने वाले चीजें थी, ठीक है। तो नाली ज्यूला का भी पूछता है आपसे, नाली का प्रयोग किसके लिए होता था, भूमाप के लिए, ज्यूला का भूमाप के लिए, विसा भूमाप, पालो भूमाप, मसा भूमि माप के लिए, और अधाली भी किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता था चंद राजवंश में, भूमि की माप के लिए, ठीक है। अब देखना नॉर्मली जो ये टैक्स थे बच्चों, ये तो भूमि कर के थे। अब भूमि के कर के अलावा इनके राजवंश के समय में, इस राजवंश के समय में अनेक कर यहाँ पे प्रयोग किए गए। तो लिखो भू कर के अलावा चंद राजवंश में अन्य कर, भू कर के अलावा चंद राजवंश में अन्य कर, भू कर के अलावा चंद राजवंश के अन्य कर, ठीक है। जो लैंड टैक्स है, भू कर के अलावा अन्य कर,
यानी भूमि कर के अलावा जो अन्य कर चंद राजवंश के समय लिया जाता था वो हमने चेक करना है कि वो कौन कौन से थे। ठीक है, पहला लिखो बच्चों, एक सिरती नाम का कर हुआ करता था चंद राजवंश, जो पेपर में आपका आता भी है पेपर में। ठीक है, सिरती नामक कर होता था। ये जो सिरती है बच्चों बेसिकली नकद के रूप में लिया जाता था और भोटिया व्यापार और माल पे लिया जाता था। जैसे भूटांतिक प्रदेश से जो व्यापार हुआ करता था, हूण और भूटांतिक प्रदेश क्षेत्र से जो यहाँ के लोग व्यापार करते थे, जो तिब्बतियन इलाका है, उन व्यापार पे जो टैक्स लिया जाता था वो सिरती नामक कर होता था और ये नकद के रूप में लिया जाता था। और तो लिखो, यह नकद के रूप में लिया जाने वाला कर था जो कि भोटिया व्यापार और माल पर लगता था। ठीक है, नकद के रूप में। सिरती कैसा कर था? नकद, कैश के रूप में। ठीक है, और अगर पूछता है किस पे लिया जाता था? भोटिया व्यापार और माल पे। भोटिया व्यापार व माल पे। ठीक है, जो भी गुड्स और होंगी यानी भूटांतिक प्रदेश से जो व्यापार होता है, तिब्बतियन इलाके से जो व्यापार होता है, उस पर जो कर लगता था बच्चों सिरती नामक कर लगता था। ठीक है, इसके अलावा इनके वहां पे एक कर होता था बैकर, ये अभी भी चलता है। बैकर होता था बच्चों अनाज के रूप में। ठीक है, ये किस रूप में होता था? बैकर किस रूप में लिया जाता था? अनाज। अगर कभी पूछता है चंद राजवंश में बैकर नामक टैक्स जो लिया जाता था किस रूप में लिया जाता था पूछेगा, तो आपका आंसर सीधा सीधा होना चाहिए, बैकर नामक जो कर था बच्चों अनाज के रूप में लिया जाता था। ये पता होना चाहिए आपको, ये पेपर में पूछेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बैकर नाम का जो टैक्स लिया जाता था वो किस रूप में लिया जाता था पूछता है, तो आपका अनाज के रूप में बैकर नाम का टैक्स लिया जाता था। ठीक है, इसके साथ एक कूत होता था बच्चों, नकद के बदले अनाज। यानी आपने कूत का मतलब होता था नकद के बदले अनाज। आपने नकद दिया उसके बदले अनाज अगर आपको मिलेगा वो कूत होता, नकद के बदले अनाज। आपने कुछ नकद दिया उसके बदले आपको अनाज मिल गया तो वो कूत हो गया। ठीक है, उसी पे टैक्स वगैरह जो भी लेते थे ये देखना। इसके अलावा बच्चों मांगा युद्ध के समय लिया जाता था, यानी एक मांगा नामक कर होता था इनके वहां जो कि युद्ध के समय लिया जाता था। मांगा, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर। अगर पूछता है कभी चंद राजवंश में मांगा नामक कर कब लिया जाता था, तो आपका आंसर होना चाहिए युद्ध के समय। या ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कर चंद राजवंश में युद्ध के समय प्रचलित था, उसको ऑप्शन होगा सिरती, बैकर, मांगा, कूत। तो आपका सीधा सीधा आंसर होना चाहिए मांगा। मांगा नामक जो कर होता था बच्चों किस समय लिया जाता था? युद्ध के समय लिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा एक आता था बच्चों डाला, जो कि गांव के सयानों को अनाज के रूप में दस्तूर दिया जाता था। ठीक है, देखो आपको मैंने एक चीज बताई थी कल, जो सयाना, बूढ़ा और थोकदार होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, उनको दस्तूर दिया जाता था गांव वासियों के द्वारा। जैसे किसी इलाके का कोई सयाना होगा, वहां के टैक्स वगैरह सिस्टम को लेना या वहां पे कुछ कानून व्यवस्था इन चीजों को देखना, तो वो जैसे थोकदार बनाए, सयाना बनाए, बूढ़ा बनाए, तो उनको खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो जिस क्षेत्र के पे वो होंगे, जहां पे उनका कंट्रोल होगा या जहां की उनको जिम्मेवारी दी गई होगी, वहां पे वो क्या करते थे बच्चों, उनको एक दस्तूर दिया जाता था जो कि बेसिकली अनाज वगैरह के रूप में होता था। तो ये क्वेश्चन पूछा भी था दिनेश सेन आयोग ने कि चंद राजवंश में सयाना, बूढ़ा और थोकदार को निम्नलिखित में किस रूप में टैक्स मिलता था? दस्तूर के रूप में। अब दस्तूर बेसिकली अनाज होता था, ठीक है, खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो डाला क्या होता था बच्चों? गांव के सयानों को अनाज के रूप में जो दस्तूर मिलता था उसको डाला बोलते थे। ठीक है, लिखो गांव के सयानों को, सयानू मतलब जो सीनियर है अभी वो नहीं, जो उस टाइम पद था। ठीक है, सयानू को दस्तूर के रूप में, दस्तूर के रूप में जो टैक्स मिलता था उसको क्या बोला जाता था? डाला बोला जाता था। इसको ध्यान में आप लोग रखना। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक मौकर होता था, घी कर होता था, भात कर होता था, गाय चराई कर होता था। वो कुछ नहीं पढ़ना है हमने, ठीक है। अब ये तो नाम से ही लग रहे हैं, जैसे कई देखो एक नॉर्मल सा आपको कहीं पे आपको मौकर मिलेगा, एक बार मौकर, ठीक है, ये क्या किया जाता था बच्चों? हर परिवार पर लगाया जाता था मौकर। ठीक है, इसके अलावा मौ मतलब मेरे ख्याल से वो होता है शहद के लिए संभवतः ही होता था, शहद वगैरह जो होता था ना उसके लिए बेसिकली मौकर संभवतः वो होगा, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ। इसके अलावा जैसे घी का लगा दिया, घी मतलब जो दुधारू पशु होंगे उन जो पालता होगा उसको घी देना होगा राजवंश में, तो घी कर की प्रथा चलाई दी गई। ठीक है, इसके अलावा एक प्रकार से गाय चराई कर लगता था, जो कि गाय भैंस को चराई पे लगाया जाता था। भैंस का लगाया जाता था, ठीक है, जो प्रत्येक भैंस पालते थे उस पर जो उसका उपज अनाज वगैरह सॉरी जो भी उसका डेयरी प्रोडक्ट है उस पे उसको देना होता था, तो हमने वो नहीं करेंगे। ठीक है, हम मतलब घी कर, भैंस कर, गाय कर ये सब नहीं पढ़ेंगे, तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा बच्चों जब कभी भी राज परिवार में कोई फंक्शन हुआ करता था तो उस समय एक टैक्स लिया जाता था उस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, यानी जो राजा और राजा के परिवार से संबंधित कोई कार्यक्रम होते थे उस समय पे एक टैक्स लिया जाता था, वो बोलते हैं उसको रोल्या देवल्या। ठीक है, रोल्या देवल्या। तो
तो जो ये टैक्स होता था बच्चों, ये क्या होता था रोल्या देवल्या, ये राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के नाम पर जो कर लिया जाता था। यानी जो राज परिवार था, चंद राजवंश का जो परिवार था, उस समय जो देवी देवताओं की पूजा होती थी, उस पूजा के नाम पे जो क्या लिया जाता था टैक्स, उसको बोला जाता था रोल्या देवल्या। ठीक है, तो लिखो राज परिवार में देवी देवताओं की पूजा के नाम पर, यानी राज परिवार में देवी देवताओं की पूजा के नाम पर लिया जाने वाला टैक्स। ठीक है, ये क्या होता था बच्चों, एक प्रकार के रोल्या देवल्या। अगर पूछता है आपसे चंद राजवंश में रोल्या देवल्या का संबंध किससे, तो राज परिवार में देवी देवताओं की पूजा के समय लिया जाने वाला जो, या उसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक कर लगते थे बच्चों घराट। घराट देखे होंगे आपने, अभी भी गांव वगैरह में होते हैं, पंचक्की टाइप के एक हिसाब से मान लिया जाए। ठीक है, जैसे उस समय तो आज की जैसी चक्कियां वगैरह थी तो नहीं, डीजल पेट्रोल इनसे चलने वाली तो थी नहीं, या लाइट से चलने वाली उतनी व्यवस्था थी नहीं, लाइट ही नहीं थी उस समय, तो कहां से होगा। ठीक है, तो घराटों पे टैक्स लगता था बच्चों। घराट क्या होते थे, जैसे आपने पंचक्कियां देखी होंगी, ठीक है, पानी से जो चक्कियां चलती हैं, तो इसको बेसिकली घराट वगैरह बोला जाता था। तो घराट पे भी टैक्स लगता था, जिसको किस रूप में दिया जाता था, एक प्रकार के भाग, यानी भाग नामक टैक्स किस पे लगाता था, घराटों पर। चंद राजवंश में भाग नामक टैक्स लगता था घराटों पर। भाग नाम का टैक्स किस पे लगता था बच्चों, घराटों पे लगता था। ये भी आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक था बच्चों बजनिया, जो कि राजा के नर्तक और नर्तकियों के लिए लिया जाता था। यानी अब राजा के दरबार में नर्तक और नर्तकियां होंगी, बजनिया नामक टैक्स उनके लिए लिया जाता था। यानी राज दरबार में नर्तक और नर्तकों के लिए, राज दरबार में नर्तक ऑब्लिंग नर्तकियों हेतु जो टैक्स लिया जाता था, वो कौन से लिया जाता था, बजनिया नाम का टैक्स लिया जाता था। ठीक है, एक होता था बच्चों चौबदार, राजा की व्यक्तिगत वस्तु ढोने वाले के लिए जो चौबदार नामक, यानी राजा का कोई पर्सनल सामान होगा उसको ढोने के लिए जो टैक्स लिया जाता था, क्योंकि वो होता था चौबदार। लिखो राजा के व्यक्तिगत वस्तु को ढोने वाले के लिए, राजा के व्यक्तिगत वस्तु ढोने वाले के लिए जो टैक्स लिया जाता था बच्चों, उसको बोला जाता था क्या, चौबदार नाम का टैक्स लिया जाता था। तो बजनिया, चौबदार, भाग, रोल्या देवल्या। ठीक है, इसके अलावा बच्चों घोड़ों पे जो टैक्स लगता था, घोड़ियालो बोल दिया। कुत्तों पे भी टैक्स लगाते थे, उसको बोल दिया कुगरियालो। ठीक है, एक बाजदार होता था बच्चों, महाजन को देकर, यानी एक बाजदार लिखो आप, बाजदार महाजन को देना होता था। महाजन होते थे ना एक प्रकार के महाजन, जिसको भूमि स्वामी भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, महाजन यानी जिसका ज्यादा लैंड हो, ज्यादा भूमि का मालिक हो, महाजन को देकर जो होता था उसको बोला जाता था बाजदार। ठीक है, एक होता था मोस्ट इंपोर्टेंट, लिखो बच्चों न्योवाली, न्याय पाने के लिए जो टैक्स लिया जाता था उसको बोला जाता था न्योवाली। न्योवाली बिस्ताली पढ़ाया था ना मैंने आपको, न्योवाली जो टैक्स था न्याय पाने हेतु किया था, यानी अपने आप में न्याय पाने हेतु जो टैक्स लिया जाता था बच्चों, उसको बोला जाता था क्या, न्योवाली। ठीक है, तो न्याय पाने के लिए कौन सा टैक्स लगता था, न्योवाली। इसके अलावा दो कर लास्ट लिखो, एक मिजारी लिखो बच्चों, कामगारों से जो टैक्स लिया जाता था, मिजारी नामक कर लिया जाता था कामगारों से, जो कामगार होते थे। ठीक है, कामगारों से जो टैक्स लिया जाता था उसको बोला जाता था मिजारी। और अंतिम टैक्स लिखो बच्चों, इसमें लिखो स्यूक, राज सेवकों के लिए जो टैक्स लिया जाता था उसको बोला जाता था स्यूक। स्यूक नामक कर होता था राज सेवकों के लिए, स्यूक राज सेवकों हेतु, राज सेवकों हेतु, यानी राज सेवकों हेतु कौन से टैक्स लिए जाते थे, स्यूक नाम का कर लिया जाता। तो अगर इस तरीके से, क्योंकि देखो चंद राजवंश में अभी तो कुछ भी नहीं है, इससे तो बहुत ज्यादा मतलब टैक्स आपको वहां देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने आपको क्या किया बच्चों, जो इंपोर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से वो बता दिया। तो कहीं ना कहीं रोल्या देवल्या, भाग, बाजदार, बजनिया, चौबदार, मिजहारी, स्यूक नामक टैक्स, इसके अलावा जो स्थिरती नाम का टैक्स है, ये सब सारे के सारे टैक्स सिस्टम आपको मतलब चंद राजवंश के अपने दिमाग में रखने होंगे। इसके अलावा जैसे आपके पास जो भी किताब होगी, जिस किताब से भी आप अध्ययन करते होंगे, एक बार उसको क्रॉस चेक जरूर करिएगा, क्योंकि आपको मेन टैक्स जितने पेपर में आ सकते हैं वो तो मैंने करा दिया। अब इससे इतर कुछ आता है, थोड़ा सा आपको अपने एफर्ट्स भी देने होंगे, कहीं ना कहीं अपनी ओर से भी प्रयास करना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी बच्चों। आपका और मेरा, हमारा जब कॉम्बिनेशन सही बैठ जाएगा स्टडी के रिगार्डिंग, देन हमारी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आप याद करेंगे, है ही चीज याद करने वाली, आपके अपने दिमाग में रखेंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।